हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 दिसंबर। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम करते हैं कोटेशन से, जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज का कोटेशन है, अपनी तुलना किसी और से ना करें क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। यानी कि आपको अपने लाइफ में कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छे से अगर सोचोगे तो पाओगे कि हर एक इंसान अलग अलग माहौल में रहता है, अलग अलग अनुभव लेता है और सबकी संगति अलग अलग होती है। और साथ में जो एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है, वो भी सबको अलग अलग मिलता है। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जैसा आपका सोच है, जैसा आपका थिंकिंग है, वही बिल्कुल सामने वाले का भी होगा। ओके, तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत सोचा करो कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही सामने वाला हो। ओके, इसलिए रिस्पेक्ट टू एवरीवन। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, गलत काम मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, जो चीज़ मतलब किसी भी एंगल से सही नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आप वहाँ पे उसको मतलब कॉपी नहीं करोगे। ओके, अदरवाइज हर चीज़ जो अच्छा होता है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग पाया जाता है। तो आप कभी भी सामने वाले को ये मत सोचो कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा ही सामने वाला भी रहे, या फिर मुझे उससे अच्छा बनना है, मुझे उससे अच्छा बनना है। तो ये सब करना आप बंद कर दीजिए। तो इसको आप जब फॉलो करोगे तो फिर आप बहुत अच्छा अनुभव करोगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज का सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने भारत के विकास दर को 7.2 से घटा कर कितना कर दिया है। यानी कि जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने भारत का जो डेवलपमेंट रेट है वो क्या बताया है। उसने बताया है कि 7.2 से अब थोड़ा सा कम होगा। तो कितना होगा वो आपको बताना है। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो अब ये बताया है 6.5%। किससे? 7.2 से। यानी कि अब आने वाले समय में भारत के डेवलपमेंट में कमी आने वाली है। देखिए कैसे, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में, एशियाई विकास बैंक ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को फिजिकल ईयर किसके लिए 2025 के लिए, FY मतलब फिजिकल ईयर के लिए 7% से घटा करके 6.5%, और उसके बाद फिजिकल ईयर 2026 के लिए भी बताया है कि 7.2 से घट करके 7% हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि कैसा ग्रोथ होने वाला है भारत का आने वाले 2 सालों में। और इसका वजह क्या है इस संशोधन का? क्योंकि भारत का कमजोर औद्योगिक उत्पादन है, धीमी सार्वजनिक पूंजी खर्च है और कड़ी मौद्रिक नीतियां हैं। ये सब वजह है जिसकी वजह से ये स्लो डाउन आने वाला है भारत के इकोनॉमी में। दोस्तों बात हो रहा है एडीबी का, तो एडीबी ने इसी के साथ साथ महंगाई भी क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये भी बताया है। दोस्तों 2025 में बताया गया है कि 4.7% पे महंगाई बनी रहेगी, और आने वाले 2026 में क्या होगा 4.3, यानी कि महंगाई में थोड़ी कमी आने वाली है भारत में। ये अनुमान है एडीबी का। ओके दोस्तों, बात हो रहा है एडीबी का, एशियाई विकास बैंक का, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। यहाँ पे एशियाई विकास बैंक के बारे में आपको ये जानना है कि ये एशिया प्रशांत क्षेत्र पे केंद्रित है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, ऋण प्रदान करना इस एरिया के देश को। ओके, साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन करना, और अगर कोई देश परामर्श चाह रहा है तो परामर्श देना, और तकनीकी सेवाएं देना। ये काम है एशियाई विकास बैंक का। बनाया गया था, स्थापना हुआ था 19 दिसंबर को 1966 में। प्रेजेंट टाइम में इसमें सदस्य कितने हैं, तो 69 देश सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में है फिलीपींस में, यानी कि फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है एशियाई विकास बैंक का। ओके दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट रहा इसके बारे में। चलिए अब देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अगला क्या है, हाल ही में मसूरी स्थित राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में श्रीलंकाई सिविल सेवकों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। यानी कि जो मसूरी में स्थित है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, वहाँ पे जो श्रीलंका के सिविल सेवक हैं उनको वहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका ये जो हुआ है संस्करण, कौन से नंबर का वो हुआ है। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये है इस बार का C, 6वें नंबर का संस्करण। कहाँ पे हुआ है, मसूरी में। देखिए इसके बारे में यहाँ पे, हाल ही में श्रीलंका के लोक सेवकों के लिए 6ठे नंबर का क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी में। ओके, और ये 2 सप्ताह का कार्यक्रम रहा है, जो कि 9 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाला है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये 2 सप्ताह का है। इसका जो उद्देश्य है, क्यों किया जा रहा है,
इससे फायदा होगा बुनियादी प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक प्रशासन में नीतिगत जो ढांचा है उसमें आपसी समझ बढ़ेगा भारत और श्रीलंका के बीच में। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का, तो इसके बारे में पहले देख लीजिए, इसके बारे में क्या हमें जानना जरूरी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र है इसका स्थापना हुआ था प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने के लिए, अच्छे विचारों को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ शासन में सुधार लाने के लिए। इसको बनाया गया था सन 2014 में। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में और इसका जो शाखा कार्यालय है वो है मसूरी में, जहाँ पे इस बार का ये आयोजन हो रहा है। और दोस्तों इसमें अब तक 34 देशों को क्या किया है, सफलतापूर्वक मतलब प्रशिक्षण दिया है, ट्रेनिंग दिया है ये राष्ट्रीय सुशासन केंद्र। दोस्तों इस बार ये दे रहा है कहाँ के लोक प्रशासक को, श्रीलंका के। तो देख लीजिए श्रीलंका के भी बारे में। श्रीलंका का पुराना नाम क्या रहा है दोस्तों, सिलोन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका नाम सिलोन से चेंज करके 1972 में रखा गया लंका, और फिर आगे चल करके इस लंका में 1978 में श्री शब्द को जोड़ दिया गया और ये आज का श्रीलंका बन गया। और दोस्तों श्रीलंका से भारत का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। जब आप देखोगे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में तो हमारे वहाँ के जो मौर्य सम्राट थे, कौन, अशोक, इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। यानी कि बहुत पुराना रिश्ता है भारत और श्रीलंका के बीच में। और इन दोनों के बीच में एक पाया जाता है जलडमरू मध्य, तो वो कौन सा है, वो है दोस्तों पाक जलडमरू मध्य। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये पाक स्ट्रेट, और इन्हीं दोनों के बीच में एक खाड़ी पाई जाती है, नाम है मन्नार की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये रहा इसका मैप। यहाँ पे आप देखिए बात हो रहा है श्रीलंका का, तो दोस्तों इसकी 2 राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ये है विधायी राजधानी, और दूसरा है कोलंबो जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। तो ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में क्या पूछ रहा है, विधायी या फिर ये दोनों। तो ध्यान दीजिएगा जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो। और इसकी मुद्रा क्या है श्रीलंका की, तो ये है श्रीलंकाई रुपया। तो ये रहा श्रीलंका के बारे में सभी इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारतीय स्नातकों के बीच रोजगार जो योग्यता है वो कितना % हो गया है। यानी कि अब जो रिपोर्ट आया है इंडिया स्किल रिपोर्ट, उसमें जो भारत के जो स्नातक वाले बच्चे हैं वो अब कितना % रोजगार पा जा रहे हैं। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये डाटा बता रहा है कि 54.81% जो है वो रोजगार पा जा रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में दोस्तों डिटेल में, कौन सा रिपोर्ट है ये, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है, पब्लिश करता है वी बॉक्स। ओके, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारतीय स्नातकों के बीच रोजगार जो योग्यता है वो बढ़ करके 54.81% हो गई है। ओके, पिछले परीक्षण में क्या बताया था ये 51.25%, यानी कि जब पिछली बार ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय इतना % था और अब इतने की बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि अच्छा सुधार हुआ है। और इस रिपोर्ट में अगर राज्य की बात की जाए तो किस राज्य में रोजगार अच्छा है, पहले नंबर पे है तो वो है महाराष्ट्र, उसके बाद है दिल्ली, फिर है कर्नाटक, उसके बाद है आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पे है केरल। तो ये रहा है रोजगार का रैंकिंग राज्यों के हिसाब से। ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कौन सा मंदिर है ये, नाम है गुरुवयूर। तो बताइए कि ये कौन से राज्य में स्थित है। सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो ये है ए, केरल राज्य में स्थित है गुरुवयूर मंदिर। देखिए इसके बारे में दोस्तों डिटेल में यहाँ पे, ये इस मंदिर का सामने से लोकेशन है यहाँ पे, और ये केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है। और ये अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ का जो मतलब जैसे जैसे भीड़ बढ़ता है उसके प्रबंधन को लेकर के दिक्कत आ रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे एक होता है पूजा, कौन सा, उदय स्थापन पूजा। इसके लिए यहाँ पे ये जो अनुष्ठान होता है उसको बंद करने का फैसला दिया गया है, तो इसलिए ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों ये जो मंदिर है इसको हम लोग दक्षिण का द्वारका भी कहते हैं। तो एग्जाम में आपके ये भी पूछ सकता है कि कौन से मंदिर को दक्षिण का द्वारका कहते हैं, तो वो है गुरुवयूर मंदिर केरल का। ओके, और ये किसको मतलब कौन से भगवान को समर्पित है मंदिर, तो दोस्तों ये भगवान कृष्ण जी को समर्पित है ये गुरुवयूर मंदिर केरल का। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, एशियाई महिला हैंडबॉल
चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन से चैंपियनशिप की बात हो रही है? एशियाई महिला हैंडबॉल की। तो बताइए कि कौन सा रैंकिंग मिला है भारत को इसमें? तो दोस्तों इस बार भारत रहा है 6वें नंबर पे। कौन से रैंकिंग में है? 6वें नंबर पे। देखिए इसके बारे में डिटेल में। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में चीन से हार करके भारत 6ठे स्थान पे रहा है। तो ये चीन से हारा है अपना प्यारा भारत। और इस मतलब ये जो चैंपियनशिप है इसको जीता कौन है? फाइनल में जापान जीता है। ओके, किसको हरा करके? दक्षिण कोरिया को। यानी कि इस बार का चैंपियन कौन रहा है? जापान रहा है दक्षिण कोरिया को हरा करके फाइनल में। और दोस्तों इसका आयोजन कौन करा रहा है? वर्ल्ड हैंडबॉल लीग और एशियाई हैंडबॉल महासंघ, इन दोनों के द्वारा मिल करके भारत में इस बार पहली बार इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे? भारत में पहली बार हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों बात हो रहा है किसका? हैंडबॉल का। तो देख लीजिए कि जो एशियाई हैंडबॉल महासंघ है इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है एशियाई हैंडबॉल महासंघ का। तो इसका गठन हुआ था 26 अगस्त 1974 को। किस देश में हुआ था? ईरान में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कितने सदस्य हैं इसमें प्रेजेंट टाइम में? 40 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है कुवैत देश में। दोस्तों ये है एशियाई हैंडबॉल महासंघ के बारे में। अब ऐसे ही संबंधित है भारतीय हैंडबॉल संघ, इसके बारे में देख लीजिए। ये जो है एशियाई हैंडबॉल महासंघ का सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भारत के लखनऊ शहर में है, यानी कि यूपी में है इसका हेडक्वार्टर भारतीय हैंडबॉल संघ का। और इसका सबसे पहला स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हरियाणा के थे वो जगत सिंह चौहान, इनके द्वारा इसका स्थापना किया गया था भारत में। और दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रथम सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप कब हुआ था भारत में? 1972 में। कहाँ पे हुआ था? रोहतक में पहली बार हुआ था। और उसमें हरियाणा ने गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता था और उसमें विदर्भ को रजत पदक मिला था। यानी कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय लेवल का हैंडबॉल चैंपियनशिप हुआ था 1972 में रोहतक में, जिसमें हरियाणा विजयी रहा था स्वर्ण पदक के साथ। तो ये रहा दोस्तों हैंडबॉल के बारे में। चलिए अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारत में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना कब शुरू होगी? यानी कि ये जो योजना है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये कब शुरू होने वाली है? दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये शुरू होने वाला है 2025 से। कब से शुरू होगा? 2025 से। देखिए इसके बारे में, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। और इसमें क्या होगा दोस्तों? 1 जनवरी से दुनिया भर के जो शीर्ष पत्रिकाएं हैं उसका जो प्रकाशन शोध है वो छात्रों तक पहुंचेगा। ये फायदा होगा इससे। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी विद्वानों के शोध लेख है, जर्नल प्रकाशन है, वो देश के हर कोने में पहुंच सके। इस पहल को 3 साल की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो धनराशि है अगले वर्ष शुरू होने वाले 2027 के अंत तक के लिए है, जो कि 3 कैलेंडर वर्षों के लिए उपलब्ध होगी, यानी कि 2025, 26 और 2027 के लिए। ओके दोस्तों चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये कौन सा फोरम है? भारत इंटरनेट गवर्नेंस का। तो बताइए कि किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? सामने दोस्तों ऑप्शन है। तो ये किया गया है बी, जितिन प्रसाद जी के द्वारा। देखिए इनके बारे में दोस्तों यहाँ पे डिटेल में। तो श्री जितिन प्रसाद जी हैं, ये कौन से मंत्री हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हैं, जो कि भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का उद्घाटन किए हैं। इससे डिजिटल नीति पर चर्चा का एक मंच प्रदान हुआ है। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। और ये किसके द्वारा समर्थित है? तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, साथ ही साथ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा समर्थित है। इस बार का इसका थीम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। तो इसका थीम मोटो है भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार, यानी कि इसमें हम क्या क्या नया कर सकते हैं, इसके बारे में यही एक थीम है इसका। और बात हो रहा है यहाँ पे नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का, तो इसके बारे में भी देख लीजिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको हम लोग
बोलते हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, शॉर्ट में निक्सी। इसका स्थापना हुआ था 19 जून को 2003 में। इसका उद्देश्य है देश में बेहतर इंटरनेट सेवाएं देना, और ये किसके अधीन में आता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसके अधीन आता है निक्सी। दोस्तों चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारत और रूस के बीच कितने डॉलर का रडार प्रणाली समझौता होने वाला है? यानी कि रडार के लिए होने वाला है एग्रीमेंट भारत और रूस के बीच में, तो कितने डॉलर का होने वाला है ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो वो होने वाला है 4 अरब डॉलर का। तो देखिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट डाटा फैक्ट। भारत के वायु रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 4 अरब डॉलर का रक्षा सौदा रूस के साथ होने वाला है। और दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है वोरोनिस रडार सिस्टम। ओके, तो इस पे मतलब इसको खरीदने की बातचीत चल रही है। इसकी क्वालिटी क्या है इस सिस्टम का? ये धरती से 8000 किलोमीटर की ऊंचाई पर और 6000 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई स्थित है, क्या बैलिस्टिक मिसाइल, स्टील्थ एयरक्राफ्ट जेट और ICBM जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल, इन सब का ये पता लगा सकता है और उनको ट्रैक कर सकता है ये वोरोनिस रडार सिस्टम। ये इसका फायदा है। और ये एक दो नहीं, एक साथ में ये 500 से अधिक ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है। यानी कि ये बहुत बड़े लेवल का क्या है? रडार सिस्टम है। यहाँ पे इसकी फोटो लगी हुई है दोस्तों। इस रडार सिस्टम की तैनाती के लिए कौन सा जगह चुना गया है भारत में? तो भारत का जो कर्नाटक है उसका जो जिला है चित्रदुर्गा, यहाँ पे इसको तैनात किया जाएगा। तो ध्यान रखिए कहाँ से ये लिया जा रहा है? रूस के द्वारा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? रेलवे संशोधन विधेयक 2024 के द्वारा क्या सुधार होगा? यानी कि ये जो संशोधन आ रहा है इसमें बहुत बड़ा बदलाव क्या होने वाला है इसके द्वारा? दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है बी, रेलवे बोर्ड की ताकत और स्वतंत्रता में वृद्धि होगी। तो देखिए इसके बारे में डिटेल में दोस्तों। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 के तहत रेलवे बोर्ड को अधिक स्वायत्तता और शक्तियां दी जाएंगी। उससे क्या फायदा होगा? रेलवे की कार्यकुशलता बढ़ेगी। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है रेलवे का, तो देखिए 1989 में नया रेलवे अधिनियम कानून लाया गया था और 1905 में रेलवे को लोक निर्माण विभाग से अलग करके नया रेलवे बोर्ड बनाया गया था। यानी कि ये जो रेलवे बोर्ड है जिसकी बात हो रही है कि इसको अधिक स्वायत्तता मिलेगी, अधिक शक्तियाँ मिलेगी, तो ये रेलवे बोर्ड कब बना था? 1905 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि रेलवे पहले कौन से विभाग के अंदर में आता था? तो दोस्तों ये लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता था पहले रेलवे। यहाँ पे बात हो रहा है इस बिल का, तो ये जो बिल है 1905 वाले एक्ट को क्या करेगा? निरस्त कर देगा। और इसके जो प्रावधान है 1905 वाले एक्ट को उसको 1989 में शामिल कर देगा। ओके, इस बिल में यह भी जोड़ा गया है कि केंद्र सरकार क्या क्या निर्धारित करेगी। देख लीजिए, रेलवे बोर्ड के जो भी सदस्य संख्या होगा वो डिसाइड कौन करेगा? तो वो दोस्तों सरकार तय करेगी। और उसके अध्यक्ष, बोर्ड के सदस्यों की योग्यता, अनुभव, सेवा की शर्तें, नियुक्ति, ये सब क्या तय करेगा? केंद्र सरकार। तो एग्जाम में हमारे ये भी आ सकता है कि रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या कौन डिसाइड करता है? तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार। यहाँ पे बात हो रहा है रेलवे का, तो देख लीजिए रेलवे का इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। दुनिया में अगर पूछे कि पहली बार ट्रेन कौन से देश में चली थी, तो वो इंग्लैंड में सबसे पहली बार चली थी 27 सितंबर को 1825 को। तो ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है, 1825। और अगर बात करें भारत का, तो भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि किसके समय में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी, तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय में। और भारत में सबसे जो पहली रेलवे लाइन है वो कब बिछाई गई थी, कब बनाई गई थी? 21 अगस्त 1847 को। तो ये भी यार इम्पोर्टेंट है। और वो जो लाइन था खानदेश और बरार से बॉम्बे को जोड़ती थी। और अगर बात करें यात्री पहली ट्रेन, तो भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी 1853 में बोरी बंदर से
थाड़े तक। वो दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर की वो दूरी थी। और वो जो पहली ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस पहली ट्रेन का नाम भी। और इस ट्रेन को चलाने के लिए 3 खास इंजन का यूज किया गया था। तो उन तीनों इंजन का भी नाम है। तो उन तीनों इंजन का नाम है, एक का साहिब, एक का सुल्तान और तीसरे का है सिंध। ये है उन तीनों इंजनों का नाम और पूरी ट्रेन का नाम है ब्लैक ब्यूटी। आपने देखा कि ये थी पहली यात्री ट्रेन। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहली मालगाड़ी कब चली थी? तो ये था 1837 में सबसे पहली बार चलने वाला। और यहाँ पे देखिए 1853, यानी कि यात्री ट्रेन से भी बहुत पहले ही पहली वाली मालगाड़ी चली थी। उसका नाम क्या था? इसका नाम था रेड हिल रेलवे। तो ध्यान दीजिएगा, ये है रेड हिल रेलवे और इसका क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। और ये चला था 25 किलोमीटर और ये चला था 34 किलोमीटर। तो ये अंतर है दोनों में, बहुत बेसिक सा ध्यान देना है आपको। और यदि बात करें भारतीय रेलवे का जो प्रतीक है, सिंबल है, वो क्या है? तो वो है भोलू नाम का एक हाथी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि पूछे कि कौन सा जानवर सिंबल है भारतीय रेलवे का, तो वो है हाथी। और यदि उसका नाम पूछे नाम क्या है, तो उसका नाम है भोलू। यहाँ पे देखिए ये, ओके, ये एक गार्ड के रूप में काम करता है, लैंप दिखाता हुआ। और यहाँ पे देखिए कि प्रथम विद्युत रेल, भारत में पहला विद्युत रेल कब चला था? 3 फरवरी 1925 को। किस राज्य में? मुंबई में सबसे पहली बार चला था, महाराष्ट्र में। और प्रथम मेट्रो कहाँ पे चला था सबसे पहली बार? कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को। तो ये सब इम्पोर्टेंट डाटा फैक्ट था रेलवे के बारे में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा, जो भी जैसा भी फील हुआ वो आप खुल करके कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।